दोस्तों, इंसानों और जानवरों में सिर्फ एक यही अंतर है कि उनके अंदर मानवता नहीं होती, उनके अंदर कोई रिश्ते नाते और जज्बात ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। उनकी ज़िंदगी कुछ और होती है और हम इंसानों की ज़िंदगी कुछ और होती है। ये मानवता, ये रिश्ते नाते और भावनात्मक संबंधों का जो लगाव होता है, बस यही इंसानों और जानवरों के बीच के फ़र्क को महसूस कराता है और अंतर करता है। लेकिन क्या हो कि अगर एक इंसान जानवरों के तरीके का व्यवहार करने लग जाए और कुछ ऐसी हरकतें कर बैठे जिससे ये सोचने पर लोग मजबूर हो जाएं कि क्या अब इंसान जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। तो आज की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के एक शहर फर्रुखाबाद से निकलकर सामने आई है। दरअसल इसी 16 मार्च 2025 की ताज़ा तरीन घटना है जो कि आपको भी परेशान कर देगी। तो अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे और आपके समाज से ही निकल कर आती है। तो दोस्तों, होता यूँ है कि दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फर्रुखाबाद, और इसी फर्रुखाबाद ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसे कायमगंज थाना कहते हैं। कायमगंज थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है जिसे अल्लाहपुर गांव के नाम से जाना जाता है। बात कर रहे हैं इसी गांव के अंतर्गत रहने वाले एक परिवार की। इस परिवार में एक व्यक्ति जिसका नाम पीयूष था, वो अपने परिवार के साथ रहता था। 17-18 साल का एक व्यक्ति था और उसकी जो बहन थी उसके साथ ही रहती थी, उसकी चचेरी बहन थी दरअसल, और वो उसी के घर में ही रहती थी। तो ये लोग एक साथ रहते थे और इनके एक साथ रहने के कारण परिवार में बहुत हंसी खुशी का माहौल रहता था। शुरुआत में बचपन से ही लोग एक साथ रहते रहते इतना घुल मिल चुके थे कि भाई बहन का रिश्ता जो था कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब ये भाई बहनों के बीच का जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता था। लोग ये समझते थे कि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये प्यार दोस्ती में बदलती है और कब ये दोस्ती शारीरिक संबंधों में बदल जाती है, कभी प्यार दूसरे तरीके के प्यार में बदल जाता है, किस बात की किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। शुरुआत में तो पीयूष अपनी बहन निशा से बात करने की कोशिश करता था, उसे छेड़छाड़ करता था, और कहीं ना कहीं 14-15 साल की निशा अपने 18 साल के चचेरे भाई पीयूष के प्यार में कहीं ना कहीं बहकने लगती है। उसे भी अब उसकी छेड़छाड़, उसकी छुअन और उसके साथ बातचीत करना अच्छा लगने लगता है। पीयूष जो कि एक मजदूरी का काम करता था और मजदूर का काम करते हुए वो अपनी बहन के लिए आए दिन गिफ्ट लेकर आता था, कभी चीज़ें तो कभी खिलौने तो कभी कपड़े। इस तरीके की चीज़ें जब वो लेकर अपने घर पर आता था तो अपनी बहन को बड़े प्यार से देता था। दरअसल वो तो उसे अपनी प्रेमिका समझता था, लेकिन घर वाले उसे ये समझते थे कि पीयूष अपनी बहन निशा से बहुत प्यार करता है और इसलिए वो उसके लिए इतने लगाव के नाते इतनी चीज़ें लेकर आ रहा है। लेकिन दरअसल पीयूष और निशा जो कि एक दूसरे को अपना पति और पत्नी मान चुके थे, इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक रोज़ मौका पाकर पीयूष ने जब निशा को प्रपोज किया तो निशा भी इस बात को मना नहीं कर सकी और वो भी अब पीयूष के साथ इस रिश्ते में आ जाती है। दोनों एक बार को भाई बहन के रिश्ते को भुलाकर अब छुप छुप कर अपने प्रेम संबंधों को बढ़ावा देने लगते हैं। मौका मिलने पर वो लोग आपस में शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे और इस बात की किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त पंख लगाकर उड़ने लगता है और अब 1-2 साल बीत जाते हैं। अब इसके बाद जब पीयूष ये समझता है कि उसकी जो बहन है वो करीब 14-15 साल के आसपास की है और पीयूष 18 साल के आसपास का है, तो पीयूष एक रोज़ अपनी बहन निशा से ये कहता है कि जब तक तुम बालिग नहीं होती हो, जब तक तुम 18 साल की नहीं होती हो, तब तक हम लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। समाज हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, हमारे माँ पिताजी भी हमारे विरोध ही करेंगे। तो इसलिए तुम 2-3 सालों तक इंतज़ार करो जब तक कि तुम बालिग नहीं हो जाती हो। उसकी प्रेमिका निशा जो कि उसकी बहन लगती थी, वो इस बात को बहुत साफ साफ मना कर लेती है और वो मान जाती है कि वो अपने प्रेमी का इंतज़ार करेगी। 3 सालों तक बालिग होने का वो इंतज़ार करके अपने प्रेमी के साथ ही शादी करेगी। पर इधर जो उसका प्रेमी पीयूष था वो करीब 18 साल का था, तो 3 साल की उम्र उसकी भी बीत जाती है। तो इस तरीके से अब उसकी जो प्रेमिका थी वो 18 साल और उसकी पीयूष की उम्र 21 साल हो जाती है, जो कि कानून की नज़र में एक वैध बालिग उम्र है जिसमें एक आदमी और एक औरत या एक लड़का और एक लड़की शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। इस तरीके से जब ये दोनों लोग 3-3 सालों का इंतज़ार करते हैं और अपने बालिग होने का जो सफ़र पूरा कर लेते हैं, तो 3 सालों के दरमियान एक रोज़ 16 मार्च 2025 को वो दिन आता है जब पीयूष अपने बहन के घर यानी कि अपनी चचेरी बहन के घर पर पहुंचता है और वहां पर अपनी बहन निशा को चुपचाप बुलाता है। बुलाकर उसके साथ वो 16 मार्च की ही रात में फरार हो जाता है। इस तरीके से जब वो वहां पर फरार होता है तो फरार होते हुए वो सीधा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर से होते हुए गाजियाबाद के कविनगर थाने के इलाके में पहुंचकर सोहनवीर सिंह के एक मकान, जिसके महिंद्रा इंक्लेव में एक मकान था, एफ महिंद्रा नगर इंक्लेव, किसी किराए के मकान में रहने लगते हैं। इधर अब जब परिवार वालों को इस बारे में जानकारी होती है कि दरअसल उसकी जो बेटी है निशा और उसका जो बेटा है यानी कि उसका नाम पीयूष था, ये दोनों लोग फरार हो चुके हैं और इस तरीके से इनका प्रेम संबंध निकल कर सामने आता है, तो लोग तत्काल कॉल करते हैं, पुलिस के पास सूचना देते हैं।
पुलिस भी आती है, पुलिस भी अपने स्तर से जांच पड़ताल करती है। दोनों को बुलाने का कई तरीके से प्रयास किया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, समझाने के भी कई तरीके के प्रयास होते हैं। लेकिन जो दोनों प्रेम के पंछी थे वो अपने अपने घरों के इस पिंजड़े को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उड़ चुके थे। अब वो घर पर किसी भी कीमत पर लौटना नहीं चाहते थे। इधर जब 16 मार्च को ये लोग फरार होते हैं तो 17 मार्च को ही जाकर वो लोग गाजियाबाद की कोर्ट में बाकायदा जज के सामने एक कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपनी शादी को एक लीगल रूप दे लेते हैं। इसके बाद ये लोग इसी सोहनवीर सिंह के उस किराए के मकान में, महिंद्रा इनक्लेव के उस किराए के मकान में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगते हैं। इधर जो पीयूष था वो मजदूरी का काम करने लगता है। उसकी जो प्रेमिका यानी उसकी पत्नी बन चुकी थी तो उसी घर पर रहा करती थी। तरह तरह से प्रयास चल रहे होते हैं कि किसी प्रकार से दोनों को घर पर बुलाया जाए, दोनों को समझाया जाए, दोनों को डराया जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से उन लोगों की दाल गल नहीं रही थी। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब पीयूष और निशा अब इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और एक रोज ऐसा ये होता है कि पीयूष ने एक सुसाइड नोट लिखा और 2 पन्नों के सुसाइड नोट में उसने बाकायदा अपने घर वालों को ब्लेम करते हुए ये लिखा कि दरअसल उसकी जो प्रेमिका के घर वाले हैं, निशा के जो घर वाले हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे 3 बेटा है और अगर एक बेटे ने भी तुम दोनों का कत्ल कर दिया तब भी हमारे 2 बेटे सुरक्षित रहेंगे, और तुम दोनों का कत्ल करने के बाद वो अगर जेल भी चला गया तब भी हमारे पास 2 बेटे रहेंगे और कुछ सालों के बाद तो वो बेटा भी जेल से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से वो लोग उसे धमकाते थे, बाकायदा डरा रहे थे और पीयूष को बाकायदा जान का खतरा महसूस होता था। और इधर निशा के जो घर वाले थे पीयूष को डराने धमकाने के साथ साथ निशा की भी बाकायदा खोजबीन कर रहे थे, किसी तरीके से उसे पाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन किसी भी प्रकार से ये लोग जब उसे नहीं पा पाते हैं तो एक रोज़ होता यूँ है कि जब निशा ये देखती है कि उसके प्रेमी पीयूष ने इस तरीके का एक 2 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है, तो साथ में सुसाइड नोट प्रियंका ने भी लिखते हुए ये कहा कि वो अपनी मौत की खुद ही जिम्मेदार है, उसके पार्टनर का इस फैसले में कोई दबाव नहीं है। मैं अपने पार्टनर के साथ जीवित तो नहीं रह सकी पर मर तो सकती हूँ। और इसके साथ साथ इन दोनों ने प्रशासन से ये भी अनुरोध किया है, ये दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, इनकी ज़िंदगी आगे गुजर बसर हो रही थी, अब वो लोग साथ में जी तो नहीं सके, लेकिन अब वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो दाह संस्कार है, उनके दाह संस्कार एक साथ एक ही चिता पर करी जाए। दोस्तों, जाते जाते निशा ने अपने 2 पन्नों की सुसाइड नोट में ये भी लिखा है, वो अपने घर से केवल 2 जोड़ी पाजेब ही लाई है। अगर कोई व्यक्ति कुछ अन्य सामान लाने का आरोप लगाता है तो ये बिल्कुल झूठ है। उसके इस फैसले में उसके परिवार, रिश्तेदार, दीदी, माँ पापा को बुरा लगे तो मेरी इतनी ही जिंदगी समझकर मुझे माफ़ कर देना। इस तरीके से सुसाइड पन्नों का नोट लिखकर पीयूष और निशा, जो कि पति पत्नी बन चुके थे, भाई बहन के रिश्ते को छोड़कर पति पत्नी की जिंदगी गुजार कर आगे बढ़ रहे थे, सुसाइड नोट लिखकर अपनी जिंदगी की इस यही लीला को समाप्त कर लिया। उसके बाद जब अड़ोसी पड़ोसी ये देखते हैं कि अब एक दिन बीत चुका है और पीयूष या फिर निशा कमरे से बाहर नहीं निकले हैं, इनका रवैया बहुत अच्छा था, ये लोग क्यों नहीं कमरे से बाहर आ रहे हैं, और कमरा अंदर से काफ़ी देर तक बंद होने के कारण जब एक पड़ोसी जाकर अंदर खिड़की से झांकता है तो देखता है कि दोनों पंखे से लटके हुए हैं और दोनों की ज़िंदगी जा चुकी है। बस इसके बाद आनंद फानन में तत्काल उस मकान मालिक को बुलाया जाता है। जब सोहनवीर सिंह अपने उस किराए के मकान पे पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर 2 लोग जो कि सुसाइड कर चुके हैं, उनकी फंदे से लटकी हुई लाश बरामद होती है। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है और मंगलवार को इस तरीके का वाकया पेश आता है। इसके बाद तत्काल पुलिस सुसाइड पन्नों के उस 2 पन्नों के नोट को बरामद करती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक घटनाक्रम जो कि इसी 17 मार्च 2025 को निकलकर सामने आया, गाजियाबाद के कविनगर थाने के इलाके से निकलने वाली इस घटना को देखकर सभी का मन जो था बहुत परेशान हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से जो घटना कविनगर इलाके में घटी है, सोहनवीर सिंह के मकान में इस तरीके का जो वाकया पेश आया, इस घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना है, आपको परेशान करना नहीं है। दरअसल आपको जागरूक करना हमारा लक्ष्य है। और हम आपसे ये सवाल जाते जाते छोड़ जा रहे हैं, पूछ जा रहे हैं कि आपकी नज़र में क्या ये जो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, जो पति पत्नी बन चुके थे, भाई बहन के रिश्ते को छोड़कर पति पत्नी की जिंदगी गुजार रहे थे, क्या इन लोगों का ये जो रिश्ता था पाक साफ था, पवित्र था, या फिर सही था, या फिर ये लोगों ने समाज के एक फैसले के खिलाफ या फिर समाज की रीति रिवाजों और एक मर्यादा को छोड़कर इस तरीके का जो फैसला लिया ये पूरी तरीके से गलत था? ये सवाल आपके लिए हम छोड़कर जा रहे हैं। आशा है कि आप कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। सुरक्षित रहें। टेक केयर।